अनाउंसमेंट नंबर 1, जो स्टूडेंट्स डीपीपी और शीट के डाउट्स मेरे से लेते हैं, अगर वो डाउट्स टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट करेंगे तभी मैं उनको आंसर करूंगा. सो इट्स मैंडेटरी टू पोस्ट योर क्वेरी इन द टेलीग्राम ग्रुप. इसके 2 रीजन होंगे. एक तो आपको ये समझ में आएगा कि वाकई में आपका टीचर आंसर भी देता बच्चों के डाउट्स का या नहीं, या सिर्फ उसने कहने के लिए बोला कि फोन करना और फिर आपकी कॉल ही नहीं पिक की. बिकॉज आई वॉन्ट यू टू बी एटलीस्ट एश्योर कि भाई अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि आप अपने डाउट्स मेरे से क्लियर करो, यू कैन कॉल मी, यू कैन स्पीक टू मी, बट बिफोर दैट पोस्ट योर क्वेरी इन द ग्रुप, ताकि इससे सबको एक तो ये पता लगे कि टीचर आपके डाउट्स एंटरटेन कर रहा है या नहीं, और दूसरा इससे सबको मोटिवेशन मिलता कि अगर वो स्टूडेंट ने अपना डाउट पोस्ट किया मैं भी करूंगा. इससे बहुत लोगों को मोटिवेशन मिलता है. सर उसके बाद कॉल करें फिर? अरे आप डाउट पोस्ट कर दो. अगर वो डाउट ऐसा होगा कि मैं उसका सॉल्यूशन पोस्ट कर दूंगा कुछ ना कुछ, जैसा कुछ लोगों ने देखा भी होगा ग्रुप में मैं सॉल्यूशन पोस्ट करता हूँ. मान लो आपको सॉल्यूशन समझ नहीं आया, आप कॉल करो मेरे से. कई बार ऐसा होता है, कोई डाउट ऐसा होता है जो शीट और डीपीपी का नहीं है पर किसी प्रीवियस लेक्चर की किसी टॉपिक का है, उस पर आप मेरे से बात करो. और आई होप कि आपने ये नोट किया होगा कि बाई चांस किसी की कॉल मैंने पिक नहीं की तो उसको मैंने रात को मैसेजेस भी किए कि आज आपने कॉल किया था, मैं आपसे बात नहीं कर पाया, कल मॉर्निंग में इस टाइम पे करेंगे कॉल. ऐसा शायद किसी ना किसी के साथ हुआ हो. हाँ सर. तो द पॉइंट इज कि इफ आई एम गिविंग माई बेस्ट टू कन्वर्सेट विद यू, तो मैं भी चाहता हूं कि आप भी इनिशिएटिव लो. सबके सब जिसको डाउट्स हो, इफ यू वांट टू टॉक टू मी, बट अपना डाउट टेलीग्राम ग्रुप में जरूर पोस्ट करो. और अगर हमारी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो जाती है ना, तो ग्रुप में एटलीस्ट इतना पोस्ट कर देना आपने, यस सर वी हैव टॉक्ड, माय डाउट्स इज क्लियर, आई हैव टॉक्ड टू यू. इससे ये सच में पता लगेगा बच्चों को कि यार टीचर इतना रिस्पॉन्सिबल है कि वो बच्चों के डाउट्स ले रहे हैं. और उल्टा एक मेरी ये हैबिट भी है कि जैसे मान लो आपने कभी मेरे को कॉल किया, मैंने नहीं पिक कर पाया, मैं रात को बैठ के कई बार सबको बैक कॉल करता हूँ. कई बार ऐसा हो जाता है कि मेरी किसी से बात हो चुकी है पर उसका मिस्ड कॉल में नंबर दिख रहा है, तो मैं नहीं चाह रहा कि मैं अननेसेसरली कॉल करके किसी को इंटरप्ट करूं. इसलिए मैं चाहता हूं कि जब आपकी मेरे से कभी बात हो जाए ना, तो ग्रुप में पोस्ट कर दो कि यस सर वी हैव टॉक्ड, ताकि मुझे पता लग जाएगा कि हाँ भाई इस नंबर पे मेरी बात हो चुकी. सो बट मेक श्योर यू शुड बी वेरी रिस्पॉन्सिबल इन डूइंग योर शीट एंड डीपीपी. कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी पे मैं जरूर ऐसे मैसेज करता हूं, आई विल नॉट एंटरटेन दिस डाउट. इसका मतलब यह है कि वो एक ऐसा डाउट है जो इतना आसान है कि वो आपसे होना ही चाहिए. अगर बहुत सिली डाउट होगा मैं उसमें बिल्कुल आपको रिमार्क्स भी दूंगा कि यही नहीं, मैं नहीं एंटरटेन कर रहा ये डाउट. उस केस में आपको क्या बनता है, मान लो आपसे एक बड़ा इजी सी प्रॉब्लम है, नहीं सॉल्व होगी, मैंने मना कर दिया, मैं नहीं बता रहा. आपके पास बहुत अच्छा सोर्स है डाउट्स क्लियर करने का, आपका ग्रुप. आप ग्रुप में क्वेरी पोस्ट कर दो, आपके क्लासमेट से उसका आंसर कोई ना कोई कर देगा. अगर मैंने आपको बोल दिया कि इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं कर रहा, इसका मतलब कि वो क्वेश्चन बहुत इसीलिए है, वो आपसे होना ही चाहिए. फिर आप एज एन ऑल्टरनेटिव उसको ग्रुप में तो आप हर बार पोस्ट करोगे अपने डाउट, कोई ना कोई हो सकता है कोई इसका क्लासमेट ही आपके डाउट को एंटरटेन कर दे, जिस डाउट को मैंने एंटरटेन करने से मना कर दिया. फॉर एनी क्वेरी रिलेटेड टू शीट और डीपीपी यू कैन कॉल टू मी, बट मैं ये प्रेफर नहीं कर रहा कि आप अपने इंडिविजुअल नंबर से मुझे इंडिविजुअल व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हो. क्यों नहीं मैं प्रेफर कर रहा, उसका एक रीजन ये, मैं चाहता हूं कि मेरी कॉरेस्पॉन्डेंस सारे बच्चों के साथ ट्रांसपेरेंट रहे. क्योंकि किसी बच्चे से मेरी अगर उसके इंडिविजुअल नंबर पे कन्वर्सेशन होगी, मैं ये चाहता हूं कि उसको पता, ये कन्वर्सेशन सारे ग्रुप को पता लगे कि हाँ भी टीचर ने इस बच्चे से बात की. इससे आपको मेरे पे भरोसा बढ़ेगा और मेरा आप पे भरोसा बढ़ेगा कि मैं शब्दों से कहने में नहीं, मैं करने में बिलीव कर रहा हूं. अगर मैं कह रहा हूं कि मैं बच्चों से बातें करता हूं तो मैं करता हूं. सो टेक एडवांटेज ऑफ दिस. इसलिए व्हाट्सएप पे पोस्ट करने से बेटर है आप मुझे टेलीग्राम पे पोस्ट करो, क्योंकि जो बच्चे व्हाट्सएप पे मुझे पोस्ट भी करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उनको आंसर नहीं करता, मैं उनको हमेशा ये मैसेज करो, फर्स्ट पोस्ट दिस क्वेरी इन द टेलीग्राम ग्रुप, देन टॉक टू मी. सो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी मेरा पर्पस क्या है, कि मैं क्यों चाह रहा हूं कि आप टेलीग्राम ग्रुप पे एक्टिवली पोस्ट कर डालो अपने डाउट्स पूछना आपका अधिकार है, उसमें तो आपका राइट है. बट मैं चाहता हूं कि हमारी कन्वर्सेशन गुपचुप एक बंदे के साथ हो, ओपन पूरी पब्लिक में. ओके
हमने पिछली क्लास में केमिकल इक्विलिब्रियम में केपी, केपीसी, केसी तक डिस्कशन कर ली थी। अब हम उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं जहां पे अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर सकते हैं। पर न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मुझे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करवाना है। बेसिकली रिवाइज नहीं, पहले एक छोटी सी डेरिवेशन करवानी, फिर उसके कुछ रिवीजन करवानी, फिर हम एग्जैक्टली न्यूमेरिकल पार्ट पे जंप करेंगे। ओके सर, आप केपीसी की कंडीशन बता सकते हो, उसको कब यूज करना है? हमेशा यूज करो जब जब हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम हो। जब भी कभी कोई रिएक्शन ऐसी आ गई जिसमें कोई चीज सॉल्यूशन में है, कोई चीज गैस में है, कोई चीज सॉलिड है, कोई चीज कोई गैस आ गई, मान लो इसका कॉफिशिएंट अल्फा है, इसका कॉफिशिएंट बीटा है, इसका गामा और इसका डेल्टा। अब ये हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम, कुछ सॉल्यूशन फॉर्म में है, कोई सॉलिड फॉर्म में है, कोई गैस फॉर्म में है। तो जब जब हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम होगा, बाय डिफॉल्ट आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपीसी होगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए यहां पीसी वर्ड यूज किया। हम वहां पे कुछ भी डिफाइन नहीं, बस के लिख देते हैं क्योंकि अंडरस्टूड है कि ये केपीसी है। अब आप इसे लिखोगे कैसे? सी सॉलिड है तो इसके लिए एक्टिव मास इज 1, तो इसके लिए तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं। बट मैं आपकी चॉइस के लिए, आपको समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूं, एक्टिविटी ऑफ सॉलिड रेज टू पावर गामा, एक्टिविटी ऑफ डी रेज टू पावर डेल्टा अपॉन एक्टिविटी ऑफ ए रेज टू पावर अल्फा, एक्टिविटी ऑफ बी रेज टू पावर बीटा। फॉर सॉलिड और लिक्विड दिस नंबर इज 1, बट डी गैस है। अगर गैस है तो गैस के लिए एक्टिव मास इज पार्शियल प्रेशर, तो यहां लिखूंगा पार्शियल प्रेशर ऑफ डी रेज टू पावर डेल्टा एट इक्विलिब्रियम अपॉन ए सॉल्यूशन फॉर्म में, तो एक्टिविटी फॉर ए सॉल्यूशन इज मोलैरिटी, तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, मोलर कंसंट्रेशन का सिंबल स्क्वायर ब्रैकेट, ए रेज टू पावर अल्फा एट इक्विलिब्रियम, B is again gas. So activity of B is partial pressure of B gas. So partial pressure of B gas at equilibrium raised to power B beta. I hope Aryan, is that clear to you? Yes, sir. Okay. चलो अब हमारा जो आज के क्लास नोट्स का पहला टॉपिक होगा, रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी। आपको मैं इतना एश्योरिटी जरूर देता हूं कि आप चाहे ये चीज ना वेरीफाई कर लेना। आपके बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे भी होंगे जो 12th में होंगे रेजोनेंस में, जो कभी ना कभी मेरे से पढ़े भी हो पिछले साल। उनको पूछना कि जिस टाइम पे कोविड चल रहा था, पेंडेमिक चल रही थी, ऐसा कौन सा टीचर था जो उनके व्हाट्सएप ग्रुप, हर ग्रुप में, टेलीग्राम पे कहीं भी उनके डाउट्स या रात को फोन कॉल भी अटेंड करता था। उनको कोई भी क्वेरी होती थी, कहीं फोन खड़का रहे थे, कोई आंसर नहीं देता था। इसलिए मैं इस चीज में बहुत प्राउडली बोलता हूँ कि यस आई प्ले माय ड्यूटी कंप्लीटली। मेरे को किसी बच्चे का फोन आया, मैं नहीं पिक कर पाया, मैं बैक कॉल तक कर लूंगा या मैं उसको ड्रॉप कर दूंगा, हाँ भी मेरी बात नहीं तेरे से। इसलिए अगर आप इस प्रॉपर्टी को एडवांटेज में लेना चाहते हो तो अपने डाउट्स हमेशा रेडी रखा करो, अपनी शीट डीपीपी रेडी रखनी, साथ के साथ विद इन द ड्यू डेट्स आपको मेरे से डाउट्स लेने। अब कुछ बच्चों का ये जेन्युइन प्रॉब्लम है कि सर मेरा ना पिछले चैप्टर जो आज से 2 महीने पहले मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके कुछ डाउट्स पेंडिंग रह गए। आप कॉल करके लो ना मेरे से, किसने रोका? मैंने ड्यू डेट आपको करंट होमवर्क के लिए दी है, करंट होमवर्क की ड्यू डेट आपकी रेडी होनी चाहिए। अगर आपके कोई प्रीवियस चैप्टर के डाउट्स हैं, यू कैन आस्क टू मी, यू कैन कॉल टू मी। कभी उसका कोई डाउट आ गया, ग्रुप में पोस्ट कर दो, आंसर मिल जाएगा वहां पे। सो कमिंग बैक टू द सेम, सॉरी मैं टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट हो गया। अब हमें एक रिएक्शन है, एक होमोजीनियस रिएक्शन। उस होमोजीनियस रिएक्शन के लिए केपी भी डिफाइंड है, केसी तो हर रिएक्शन के लिए डिफाइंड है। तो एक होमोजीनियस रिएक्शन ले रहा हूं, लेट्स से फॉर एग्जांपल लाइक दिस, N2 gas plus 3H2 gas gives ammonia। आपको क्वेश्चन में ये आ गया, क्वेश्चन जो आता है ना वो एक्चुअली इसी लैंग्वेज में आता है।
व्हाट इज केपी बाय केसी का रेशो फॉर दिस रिएक्शन? आपको केपी और केसी का रिलेशन पूछा होता है फॉर ए होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, ऑल आर इन गैस। और जब ये सब गैसियस कंपोनेंट है तो आप उसके लिए केपी भी डिफाइन करते हो, केसी भी डिफाइन करते हो। सो लेट मी क्लियर दिस क्वेश्चन नाउ। जब हम केपी लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम रेज टू पावर 2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 गैस एट इक्विलिब्रियम रेज टू पावर 1 पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट इक्विलिब्रियम रेज टू पावर 3। क्या मैं ये मान सकता हूं इस वक्त जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं उनको क्या ये केपी का एक्सप्रेशन कैसे लिखना, क्या आपको ये सब कुछ समझ में आ गया? यस सर। इसमें अगर किसी को भी डाउट है तो हेजिटेट नहीं करना, अभी पूछ लो। अगर किसी सिंगल स्टूडेंट को भी डाउट है पूछ लो। सर नहीं समझ में आया। केपी कैसे लिखते थे? पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट रेज टू पावर इट्स कोफिशिएंट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट गैस रेज टू पावर इट्स कोफिशिएंट। प्रोडक्ट में कौन कौन है? सिर्फ अमोनिया। तो अमोनिया का पार्शियल प्रेशर रेज टू पावर इट्स कोफिशिएंट 2 बट एट द टाइम इक्विलिब्रियम के समय। डिनोमिनेटर में किसका पार्शियल प्रेशर लिखना है? हर रिएक्टेंट कंपोनेंट का जो गैस फॉर्म में है। ये गैस फॉर्म में है, ये गैस फॉर्म में है। तो अब मैं इसके लिए भी पार्शियल प्रेशर लिखूंगा, इसके लिए भी एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम रेज टू पावर इट्स कोफिशिएंट, जो जो कोफिशिएंट लगे। अब क्लियर है सबको जिन्होंने अभी डाउट पूछा था ये? यस सर। ओके, केसी कैसे लिखना? पार्शियल प्रेशर की जगह पे क्या लिखना है? कंसंट्रेशन, मोलैरिटी। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट गैस, सो कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया गैस एट इक्विलिब्रियम रेज टू पावर इट्स कोफिशिएंट अपॉन concentration of each reactant raised to power its coefficient and product of this concentration of N2 raised to power its coefficient at equilibrium, concentration of H2 raised to power some coefficient at equilibrium। क्या केसी के एक्सप्रेशन को लिखने में किसी को डाउट? C stands for concentration। concentration का सिंबल इज स्क्वायर ब्रैकेट, दिस इज मोलैरिटी। मोलैरिटी इज मोल्स बाय वॉल्यूम। अब जब आप इस रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पे अचीव करोगे, मान लो आपने एक फ्लास्क में ये रिएक्शन करवाई और ये फ्लास्क क्लोज्ड है। क्यों क्लोज्ड है? ताकि ये सारी गैसेस इस फ्लास्क के अंदर रहें, कोई भी गैस एग्जिट ना कर जाए। क्योंकि इक्विलिब्रियम तभी आएगा जब तीनों कंपोनेंट फ्लास्क के अंदर होंगे। मान लेते हैं कि इस फ्लास्क का वॉल्यूम है V लीटर, और इक्विलिब्रियम जिस समय आया उस समय N2 के मान लेते हैं कुछ मोल थे A मोल और H2 के थे कुछ B मोल और अमोनिया के थे C मोल एट इक्विलिब्रियम। जिस समय पर इक्विलिब्रियम आया उस समय बर्तन के अंदर A मोल नाइट्रोजन के हैं इन द फ्लास्क ऑफ वॉल्यूम V, B मोल नाइट्रोजन के हैं और C मोल अमोनिया के एट इक्विलिब्रियम। मैंने ये ज्यूम कर लिया और मान लेते हैं कि जिस समय इक्विलिब्रियम आ गया उस समय इस पूरे फ्लास्क का टेम्परेचर T था। T इज टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम। अब अगर कोई मुझे ये कहे अमोनिया की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे कितनी है, कंसंट्रेशन की डेफिनेशन क्या है? मोलैरिटी, यानी कि मोल्स ऑफ अमोनिया और वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क का रेशो। क्योंकि गैस का वॉल्यूम है फ्लास्क का वॉल्यूम, वी आर एज्यूमिंग आइडियल गैसेस। तो अब मुझे अमोनिया की कंसंट्रेशन अगर लिखनी है
तो अमोनिया के मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क रेज टू पावर 3 एट इक्विलिब्रियम लिखना पड़ेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन इज मोलैरिटी, मोलैरिटी इज मोल्स बाय वॉल्यूम, और गैस के केस में वॉल्यूम किसका रखा जाता है? कंटेनर का वॉल्यूम जिसमें गैस है। और मैंने अमोनिया के कितने मोल्स मान लिए? अमोनिया के थे सी मोल्स। कितने लीटर वेसल में? वी लीटर वेसल में। तो अब मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूं, ये बन गया सी बाय वी रेज टू पावर 3। सर वो स्क्वायर स्क्वायर आएगा। हाँ स्क्वायर आएगा, सॉरी स्क्वायर। अब हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन के मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क एट इक्विलिब्रियम रेज टू पावर 1। हाइड्रोजन के मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क एट इक्विलिब्रियम रेज टू पावर 3। तो नाइट्रोजन के मैंने कितने मोल माने इक्विलिब्रियम पे? ए। हाइड्रोजन के इक्विलिब्रियम पे बी। तो मैं ये वैल्यू पुट करने लगा हूं, ये बन गया ए बाय वी रेज टू पावर 1 एट इक्विलिब्रियम एंड बी बाय वी एट इक्विलिब्रियम रेज टू पावर 3। मानते हो या नहीं? इज दैट क्लियर टू एवरीबडी दिस स्टेप? यस सर। श्योर? किसी को डाउट? नो सर। अब ये चेक करो, फॉर एनी गैस pressure of the gas upon RT can be written as moles by volume का रेशो, क्योंकि किसी भी गैस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन है तो पीवी का प्रोडक्ट इज एनआरटी। तो मैं किसी भी गैस के मोल्स और किसी भी गैस के वॉल्यूम की रेशो को उसका प्रेशर अपॉन आरटी लिख सकता हूं। यस और नो? किसी भी गैस के मोल्स और किसी भी गैस के वॉल्यूम का रेशो, वॉल्यूम ऑफ गैस इज वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क। तो मोल्स बाय वॉल्यूम जिसको मैं कंसंट्रेशन लिख रहा हूं, तो किसी भी गैस की कंसंट्रेशन उस गैस का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर अपॉन आरटी होगा। तो इस अधिकार के साथ मैं कंसंट्रेशन की ये जो वैल्यू है उसको मैं प्रेशर की टर्म्स में यहां पुट करने लगा हूं। तो अब मैं ये लिख रहा हूं, ये अमोनिया के मोल है और ये अमोनिया का वॉल्यूम है। अमोनिया के मोल्स बाय अमोनिया का वॉल्यूम, अमोनिया के मोल्स बाय अमोनिया का वॉल्यूम इज अमोनिया का पार्शियल प्रेशर अपॉन आरटी। तो मैं इसे पुट कर रहा हूं, दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया अपॉन आरटी रेज टू पावर 2 एट इक्विलिब्रियम। इज दैट क्लियर और नॉट? मैं अगर इस वैल्यू को P बाय RT लिख लूं और इस नंबर को, ये अमोनिया के मोल्स बाय अमोनिया का वॉल्यूम, जिसके मोल्स और गैस का वॉल्यूम, ये रेशो इज उस गैस का पार्शियल प्रेशर अपॉन RT। मैंने इस नंबर को इसके साथ इक्वेट कर दिया। कोई दिक्कत, कोई डाउट? क्लियर? यस सर। यही काम अब यहां कर रहा हूं। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 बाय RT into partial pressure of H2 by RT raised to power cube at equilibrium. Is this point clear to everybody sitting in the class? यस सर। यस सर। अब मैं इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करने लगा हूं। तो I will write Kc is equal to partial pressure of ammonia at equilibrium raised to power 2 upon partial pressure of N2 at equilibrium into partial pressure of H2 at equilibrium का cube into RT raised to power 3 plus 1 minus 2। चेक करो मैंने सही लिखा? ये RT की पावर 1 और RT की पावर 3 ये न्यूमरेटर में चली जाएगी और RT की पावर 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो RT की पावर 3 और 1 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 2 है। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? यस सर। यस यस सर। सोच के बताओ, सबके सब इसमें किसी को डाउट है तो हेजिटेट नहीं करना पूछने में। तो 3 ये और 1 तो RT डिनोमिनेटर में है ना? ये देखो, डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर हो गया। ओ हाँ सर, हाँ सर। तो RT रेज टू पावर 3 और RT रेज टू पावर 1 जो डिनोमिनेटर रेज का भी डिनोमिनेटर, वो तो न्यूमरेटर में जाएगा ना। यस सर, यस। और ये डिनोमिनेटर में आएगा RT की पावर 2।
बोलो। Yes, sir. तो अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, एम आई राइट? Yes, sir. ओके। अब ये बताओ बच्चों, ध्यान से सोच के बताओ, क्या ये नंबर यही है? हाँ, ये Yes, sir. Yes. कैन आई रिप्लेस दिस नंबर एज केपी? Yes, sir. yes, sir. So now I am putting Yes, this. Let it be. This is equation number 1. From 1, we can write Kc. This Kc is equal to Kp RT raised to power 3 plus 1 minus 2. मैंने बस इसकी वैल्यू, जो आपके सामने ये नंबर आया, इसकी केपी से वैल्यू इक्वेट करके मैंने यहां पुट कर दी इसकी वैल्यू केपी। अब ये बताओ, अगर मुझे केपी की वैल्यू यहां से निकालनी हो, क्या मैं उसे ऐसे लिखूंगा, केसी अपॉन आरटी रेज टू पावर 3 plus 1 minus 2? डाउट? केपी की वैल्यू निकालनी थी तो आरटी वाली टर्म डिनोमिनेटर में ले गया। नाउ आई एम राइटिंग दिस इक्वेशन एज केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आरटी रेज टू पावर 2 minus 3 plus 1। बोलो सही है या नहीं? Yes, sir. सबको क्लियर है ना ये स्टेप? यस सर। भाई आरटी रेज टू पावर ए कैन बी रिटन एज 1 upon आरटी रेज टू पावर माइनस ए। तो अगर किसी नंबर की पावर जो भी होगी डिनोमिनेटर में, उसका साइन बदल के मैं उसे न्यूमरेटर में लिख रहा हूं, तो मैं ये देख रहा हूं कि आरटी जब डिनोमिनेटर में है इस पावर के साथ, आरटी रेज टू पावर 2 बन गया, तो जब मैं इसे न्यूमरेटर में लिखूंगा तो आरटी की पावर तो -2 बनेगी ना सॉल्व करके। yes, sir. अब ये ध्यान से देखो, जो 2 नंबर था ये अमोनिया का कॉफिशिएंट है, और ये जो 3 और 1 कॉफिशिएंट है ये रिएक्टेंट के कॉफिशिएंट्स है, स्टोइचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट 1 3। तो अब मैं यहां से एक जनरल एक्सप्रेशन बनाने लगा हूं। क्या बनाने लगा हूं जनरल एक्सप्रेशन? नाउ जनरल एक्सप्रेशन इज Kp is equal to Kc RT raised to power delta Ng. What is delta Ng? Summation of coefficient of gaseous product minus summation of coefficient of gaseous reactant. इसका मतलब समझना ध्यान से, क्योंकि सारी गेम इस नंबर की है। G स्टैंड फॉर गैसेस, G स्टैंड फॉर गैसेस। किसी रिएक्शन के प्रोडक्ट साइड में जो जो गैस कंपोनेंट है उनके कॉफिशिएंट का सम करना है। यहां पर तो सिर्फ अमोनिया था, तो अमोनिया का कॉफिशिएंट जो कि प्रोडक्ट स्पीशीज है उसका कॉफिशिएंट, वो भी गैस का, ये 2 है, माइनस समेशन हो रहा है, यानी कि ऐड करना है। किसको ऐड करना है? कॉफिशिएंट को ऐड करना है। किसके? गैसेस के कॉफिशिएंट को जो रिएक्टेंट साइड में है। तो रिएक्टेंट में नाइट्रोजन का कॉफिशिएंट 1 है, हाइड्रोजन का कॉफिशिएंट 3 है, तो समेशन बोला है तो 1 + 3। तो किसी भी रिएक्शन के लिए जो कि एक होमोजेनियस रिएक्शन हो, जिसमें आपको कभी भी केपी का रिलेशन केसी से पूछा है, तो केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आरटी रेज टू पावर सम नंबर। बट ये नंबर क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट स्पीशीज में जो जो गैस कंपोनेंट है उनके कॉफिशिएंट का सम, माइनस रिएक्टेंट में जो जो गैस कंपोनेंट है उनके कॉफिशिएंट का सम। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने आपके सामने ये रिएक्शन लिख दी, H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स 2HI गैस। तो अब कोई आपसे पूछे व्हाट इज Kp अपॉन Kc, तो आप लिखोगे Kp अपॉन Kc इज RT रेज टू पावर। अब कॉफिशिएंट्स का सम देखना प्रोडक्ट साइड में गैसेस के लिए, ओनली फॉर गैसियस कंपोनेंट। गैसियस कंपोनेंट में HI प्रोडक्ट साइड में, तो इसका कॉफिशिएंट 2
माइनस रिएक्टेंट साइड में गैसियस कंपोनेंट कौन कौन से 1 and 1, तो इनका सम कर दो 1 + 1। तो अब ये सॉल्व करने पे कितना आ रहा है? 0। समथिंग रेज़ टू पावर 0 मतलब 1। इसका मतलब Kp = Kc, क्योंकि जब ये रेशो सॉल्व करके 1 आएगा तो Kp/Kc तो अपने आप इक्वल हो गए। मान लो ये रिएक्शन ऐसे लिखी मैंने, 2SO2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2SO3। अब मैंने कहा Kp/Kc का रेशो बताओ, 1/RT। RT रेज़ टू पावर, पर ये पावर नंबर कैसे ढूंढे? प्रोडक्ट में जो स्पीशीज है ओनली गैसियस, नॉट सॉलिड, नॉट लिक्विड, नॉट एक्वस। प्रोडक्ट में अगर कोई गैस कंपोनेंट है उसके लिए कोफिशिएंट 2 माइनस रिएक्टेंट में जो जो गैस है सब काउंट करने जो गैस में है 2 एंड दिस इज 1, 2 + 1 3, दिस इज डेल्टा Ng विच इज इक्वल टू -1। और जब यहां -1 आ गया तो अब आप बोलोगे Kp/Kc इज 1/RT। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं? Kp Yes, और sir. Kc का रिलेशन बनाना आया सबके लिए? यस सर। Yes, sir. सर Yes, sir. सर ये सिर्फ होमोजीनियस गैसियस इक्विलिब्रियम के लिए ही है ना सर सिर्फ? हाँ, मैं आ रहा हूं अब हेट्रोजीनस पे, डोंट वरी। जब भी किसी रिएक्शन के लिए, कोई भी रिएक्शन के लिए अगर आप Kc लिख रहे हो और आपको उसी रिएक्शन के लिए Kp लिखना है तो आप इस रिलेशन को यूज कर सकते हो। एज एन एग्जांपल और दूंगा, अभी तक यहां किसी को डाउट है रिगार्डिंग होमोजीनियस? अभी मैं हेट्रोजीनियस पे आऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो अगर कोई मुझे यहां पर ये कह दे कि भाई ये रिलेशन, अभी तक मैंने सिर्फ होमोजीनियस के लिए समझाया, होमोजीनियस रिएक्शन में आपको Kp और Kc का रेशो लिखना आ जाएगा या नहीं? मेनली मेरा कंसर्न है RT की पावर क्या आनी है, इसमें आप गलतियां करके आओगे। RT की पावर क्या रखनी है? प्रोडक्ट में जो गैस हो ओनली गैसियस कंपोनेंट के कोफिशिएंट काउंट कर ले, माइनस रिएक्टेंट कंपोनेंट्स के कोफिशिएंट्स का सम, बट गैसियस कंपोनेंट। अब आप एक खुद करके दिखाओगे मुझे। दिस इज अ रिएक्शन, PCl5 gas produces PCl3 gas and Cl2 gas। यहां पे मुझे बताओ Kp/Kc का रेशो क्या है? RT। वेरी गुड, RT। शाबाश। नहीं, RT, 1/RT तो नहीं आएगा, RT. ओनली RT। Sir, only RT. Sir, RT रेज टू पावर, प्रोडक्ट में कोफिशिएंट्स 1 और 1 + 2 कर दो, माइनस रिएक्टेंट में 1, so this becomes RT raised to power 1। do this for now, one more, N2 gas plus O2 gas gives 2NO gas। Kp = Kc। 1 yes, sir, equal है then. Kp is equal to 1 Kc. on Kc is equal to RT raised to power 0 लिख दूं? यस सर। अब आप हमेशा ऐसे मुझे बोला करोगे, सर इस रिएक्शन का डेल्टा Ng 0 है, आप ऐसे बोला करोगे। अब इस रिएक्शन का डेल्टा Ng 1 है। इज दैट क्लियर? यस सर। Yes, sir. Sir, हाँ सर इस रिलेशन को तभी यूज करेंगे ना जब ये होमोजेनियस इक्विलिब्रियम आएगा। हाँ, अभी तक। अब मैं हेट्रोजीनस पे समझा रहा हूं, फिर हेट्रोजीनस के बाद आप मुझे बताना क्या हम इस रिलेशन को दोनों में यूज कर सकते हैं या सिर्फ एक में? सर एक मिनट पहले मुझे वो तो बताओ, वो इसमें स्टूडेंट, फिर ये एक मिनट आर्यन शान, वो स्टूडेंट जो कहता था कि आप लिखने का टाइम दो, उसने लिख लिया? क्या मैं इरेज कर दूं? फिर मत कहना भी जल्दी जल्दी इरेज कर दिया। सर लास्ट वाला रोल। Yes, sir. ओके, ये इरेज कर दूं ऊपर वाला? यस सर। सर हाँ हाँ आर्यन बोलो क्या कह रहे थे? सर तो इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड
तो दोनों का अलग होगा ना, मतलब रेसिप्रोकल। मैं अभी जा ही नहीं रहा उस चीज पे, क्योंकि वो तेरा डाउट पिछली क्लास से अभी तक मैंने आंसर में रखा ही नहीं, अभी तक उसका आंसर पेंडिंग है मेरी तरफ से। सर प्रॉपर्टीज में एक बार लिखवा था डेल्टा जी इक्वल टू 0, वही जी है क्या? वो सिर्फ अभी मैंने ये लिखवाया कि ये फैक्ट है, ये अभी हम यूज करेंगे, पर इसका समझ अभी नहीं सकते जब तक थर्मोडायनामिक्स ना पढ़े। वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए लाइन लिखवाई है, जो फिलहाल आप याद रखोगे बस। कोई आपसे पूछ लेना इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन पर डेल्टा जी क्या होता, बोलोगे 0। पर डेल्टा जी होता क्या है अभी नहीं पता हमें। सर ओके डेल्टा एन जी का फुल फॉर्म है क्या कुछ? नहीं, कोई फुल फॉर्म नहीं, बस डेल्टा एन जी सिंबल है। ओके सर। नाउ कमिंग टू हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। नाउ भाई नोट कर लिया ये? यस सर। मान लो मैं ये रिएक्शन ले रहा हूं, पहले ये बताओ क्या ये होमोजीनियस रिएक्शन है या हेट्रोजीनियस? होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस। Some components are solid, some component are gas, all component are not present in the same physical form, so that's why it's an heterogeneous equilibrium. तो इक्विलिब्रियम पर इस फ्लास्क में मेरे पास ये क्लोज्ड कंटेनर है, क्लोज्ड कंटेनर में इक्विलिब्रियम पर इस फ्लास्क में मेरे पास तीनों चीजें प्रेजेंट होंगी, CaCO3, CaO और CO2 गैस। मान लेते हैं इक्विलिब्रियम पर मेरे पास CaCO3 के x मोल्स, सॉरी, और इस फ्लास्क का वॉल्यूम इज V लीटर। जिस समय इक्विलिब्रियम आ गया उस समय इस पूरी फ्लास्क का टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इज T। कैल्शियम ऑक्साइड के लेट्स से Y मोल्स और CO2 के Z मोल्स। अब पहले अपनी कॉपी में इसका Kc का एक्सप्रेशन लिखो, क्या आएगा खुद से लिखो। Kc का एक्सप्रेशन फॉर दिस आप कैसे लिखोगे, और फिर Kp का एक्सप्रेशन भी बताना कैसे लिखोगे। Kc का एक्सप्रेशन लिखो, Kp का एक्सप्रेशन लिखो। और लिखने के बाद मुझे बताना है यस सर डन। सर डन। डन। ओके डन सर। ओके Done, sir. Done. क्या आपने ऐसा लिखा, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 गैस रेज टू पावर 1 एट इक्विलिब्रियम इंटू 1 डिवाइड बाय 1? बोलो ये आएगा या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. इसका एक्टिव मास इज 1, इसका एक्टिव मास इज 1, और इस गैस के लिए जब आप Kc लिख रहे हो तो एक्टिव मास इज कंसंट्रेशन ऑफ द गैस, और जब आप Kp लिखोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 गैस एट इक्विलिब्रियम रेज टू पावर 1 डिवाइड बाय इंटू 1 डिनोमिनेटर में 1। इनफैक्ट मुझे जब मैं यहां पर अब अगर कोई मुझे ये कहता सर आपने इसके लिए Kpc क्यों नहीं लिखा, मैं कहूंगा यार मेरे को Kpc लिखना चाहिए, पर इन दोनों की तो कोई कंसंट्रेशन थोड़े ना डिफाइन, हमने तो इनका एक्टिव मास 1 ही रखा हुआ है, तो यहां पर कोई भी टर्म कंसंट्रेशन वाली तो आ नहीं रही, तो मैं बोलूंगा आप इसको Kp बोल लो या Kpc बोल लो, ये एक ही चीज है अब,
क्योंकि जब आपके सारे कंपोनेंट्स सिर्फ एक कंपोनेंट को छोड़ के सब सॉलिड है, सॉलिड्स के लिए हर बार आप वन वन टर्म लिख रहे हो, तो आपके के एक्सप्रेशन में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में सिर्फ प्रेशर टर्म आई है, कंसंट्रेशन टर्म कोई नहीं आई। तो आप इसे केपी बोलना केपी बोलो, केपीसी बोलना केपीसी बोलो। और यूजुअली जब तक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में कहीं कोई कंसंट्रेशन टर्म प्रेजेंट नहीं है, ओनली प्रेशर टर्म इंपॉर्टेंट प्रेजेंट है, हम इसे हमेशा केपी डिनोट करते हैं। जब भी कभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में कहीं कोई कंसंट्रेशन टर्म नहीं आई, जो कि इस केस में इसलिए नहीं आ रही क्योंकि सब सॉलिड, तो हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में क्योंकि ओनली प्रेशर टर्म आ रही है, वी कॉल ओवर केपीसी एज केपी। आपको हर बार उसे केपी की फॉर्म में बताना। अब मुझे अगर मैं ये मान लूं कि मेरा जो रिलेशन डिराइव किया हुआ, जो मेरा रिलेशन जो डिराइव किया हुआ है, अगर वो हेट्रोजेनस इक्वेशन पे वैलिड है सपोज, तो केपी बाय केसी का रेशो यहां पर आपके हिसाब से आरटी की पावर डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या आनी चाहिए? अगर मेरा ये रिलेशन हेट्रोजेनस इक्वेशन के लिए वैलिड है, तो यहां पर डेल्टा एन जी 1 आएगा। मानते हो या नहीं? यस सर। तो अगर ये डेल्टा एन जी की वैल्यू 1 आ गई, यानी कि ये रिलेशन आ गया केपी अपॉन केसी इज आरटी रेज टू पावर 1। अगर मैं ये प्रूफ कर पाया तो मैं कह दूंगा कि मेरा ये रिलेशन हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम पर भी वैलिड है। अब ये बताओ, कंटेनर के अंदर अगर मुझे कार्बन डाइऑक्साइड की मोलैरिटी रखनी है, मोलैरिटी, तो मैं इस मोलैरिटी को लिख रहा हूं मोल्स ऑफ CO2 बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क रेज टू पावर 1। इज दैट राइट? कंसंट्रेशन इज मोल्स बाय वॉल्यूम, रेज टू पावर कोएफिशिएंट 1। और क्योंकि कंटेनर में गैस अकेले CO2 है, ये तो सॉलिड है, तो गैस के लिए PV इज nRT। तो यहां CO2 के मोल्स, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क, R and T are temperature and gas constant. So I can write partial pressure of CO2 by RT is equal to moles of CO2 by volume. So now I am going to put this value. इसकी वैल्यू ये अब मैं यहां पुट करने लगा हूं, तो ये बनेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये मोल्स एट इक्विलिब्रियम वाले हैं, तो पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम बाय RT रेज टू पावर 1। एम आई राइट और रॉन्ग? मैंने मोल्स बाय वॉल्यूम के रेशियो को पार्शियल प्रेशर बाय RT पुट कर दिया। यहां से ये बन गया पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 गैस एट इक्विलिब्रियम रेज टू पावर 1 इंटू RT रेज टू पावर -1 इज Kc। Kp इज इक्वल टू दिस, जो आपने पहले लिख लिया था इस रिएक्शन के लिए, हेट्रोजेनस रिएक्शन के लिए Kp पहले से लिख लिया। मैं इस वैल्यू को अब यहां पुट करने लगा, तो ये बन गया Kp इंटू RT रेज टू पावर -1। सो Kc इज इक्वल टू Kp RT raised to power -1. Now you tell me what is Kp by Kc? RT. What is Kp by Kc? RT. क्या वो यहां से भी आ रहा है? Yes. क्या वो हमारे रिलेशन Yes, से भी आ रहा है? Hence it's proved that this relation is valid for Heterogeneous. as well as heterogeneous. homogeneous as well as heterogeneous equilibrium. तो आपको हर बार डिराइव नहीं करना किसी न्यूमेरिकल में, हर बार आप इस रिलेशन को यूज करो। तो अब मैं आपसे अगर ऐसे पूछूंगा ना, अब आप मुझे आंसर दोगे। Fe3O4 solid plus hydrogen gas gives Fe solid plus 4H2O। अगर मैंने वेपर्स की फॉर्म में यहां गैस लिखा, अब आपको मुझे बताना इस रिएक्शन के लिए Kp by Kc का रेशियो क्या आएगा? सर डेल्टा RT square डेल्टा एन जी इक्वल डेल्टा एन जी 0 केपी इज इक्वल टू Delta N equal to 2. Delta Ng 0, so Kp is equal to Kc. Is that clear or not? यस सर। So delta Mg 0. 4 Yes, mole sir, 2 gas, होना चाहिए। 4 मोल गैस माइनस 4 मोल गैस, ये तो सॉलिड है, ये सॉलिड है।
हमें यहाँ पर कोफिशिएंट Yes, किसके जी क्यों लगाया हुआ है? जी किसके लिए लगाया हुआ है? Yes. ओनली गैसियस कंपोनेंट। ये तो सॉलिड है, इसको तो काउंट ही नहीं करना डेल्टा एनजी में, सॉलिड को तो काउंट ही नहीं करना डेल्टा एनजी में, ओनली गैसियस कंपोनेंट को देखना। बोलो ये चीज क्लियर हुई या नहीं? Yes, sir. सर ट्यूनिंग करने हैं सॉलिड को। यार सॉलिड डेल्टा एनजी में ये जी टर्म किसके लिए आती है? गैस। जी गैस। Gaseous product. क्या ये आयरन गैस है? नो सर। क्या ये Fe3O4 गैस है? नो सर। तो इनके कोफिशिएंट को तो काउंट ही नहीं करना कहीं। तो प्रोडक्ट में काउंट किसको करना है? सिर्फ इसे। रिएक्टेड में काउंट किसको करना है? सिर्फ इसे। तो प्रोडक्ट के कोफिशिएंट 4 माइनस रिएक्टेंट के कोफिशिएंट 4। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। सर रिएक्शन में अगर लिक्विड बन रही हो तो सर इग्नोर करो। जी का मतलब क्या है? जी फॉर गैस। सर केपी और केसी में लिक्विड और सॉलिड का जो भी आएगा उसको 1 लेना है ना हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल। एक्वस तो भी सर। वो एक्वस के लिए क्या प्रेशर डिफाइन करोगे? नो सर। फिर इसीलिए ये एग्जांपल दे रहा था क्योंकि मालूम था कि एक्वस के लिए जरूर पूछोगे। सर एक्वस पहले- प्रेशर कितना आएगा क्या? ओए एक्वस प्रेशर कुछ नहीं होता। ये बताओ केपी बाय केसी की रेशो आरटी रेज टू RT. पावर डेल्टा एनजी। व्हाट इज डेल्टा एनजी नाउ? 1. 1. 1. दिस इज एक्वस, तो इसका कोई कोफिशिएंट काउंट नहीं करना। गैस का कोफिशिएंट काउंट करना है तो 1। प्रोडक्ट में गैसियस स्पीशीज का कोफिशिएंट इज 1 माइनस रिएक्टेंट में सॉलिड कोई काउंट नहीं करना, एक्वस कोई काउंट नहीं करना, सो इट इज 0 1। सो डेल्टा एनजी इज 1। सो केपी अपॉन केसी इज आरटी। अगर इंडिविजुअल एक्सप्रेशन लिखने को आ गए, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ केपी, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ केसी। तो केपी में प्रोडक्ट में चेक करो, इसके लिए पार्शियल प्रेशर यूज होगा या नहीं? ये सॉल्यूशन है कि इसके लिए पार्शियल प्रेशर नहीं। यूज होगा? नहीं। No, sir. गैस के लिए Yes. Yeah. होगा। Yes. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 गैस एट इक्विलिब्रियम रेज टू पावर कोफिशिएंट 1 डिवाइड बाय रिएक्टेंट में कोई गैस है या नहीं? नहीं है। तो डिवाइड बाय 1 है बस, कुछ नहीं है। फिर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आएगा। केसी में कंसंट्रेशन आएगी। अब कंसंट्रेशन पे आओ। सॉल्यूशन के लिए कंसंट्रेशन काउंट करनी है या नहीं? करनी sir. करनी है। करनी है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ZnSO4 एट इक्विलिब्रियम रेज टू पावर 1। गैस हो सॉल्यूशन हो सबके लिए कंसंट्रेशन काउंट करनी है। सॉलिड लिक्विड के लिए 1 1। तो हाइड्रोजन गैस के लिए कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम रेज टू पावर 1 अपॉन सॉलिड के लिए नहीं करनी। 1, मतलब एक्टिव मास इज 1 फॉर प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड। नाउ सल्फ्यूरिक एसिड इज अ सॉल्यूशन, एक्वस लिखा है, कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 एट इक्विलिब्रियम रेज टू पावर 1। तो आपको इंडिविजुअल एक्सप्रेशन भी लिखने आने चाहिए, इनके बीच का रिलेशन भी लिखना आना चाहिए। लिख लिया बच्चों? मतलब ये समझ में आ गया? Yes, sir. रटना रटना नहीं है। हाँ बोलो। सर वो आपने एक मिनट, अभी एक स्टूडेंट कुछ बोल रहा था, क्या कह रहे हो? बोलो। सर आपने वो कल जो भी लास्ट क्लास हुई थी उसमें बताया था कि कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड और सॉलिड तो वही रहेगा कांस्टेंट। जो नंबर और उनका एक्टिव मास कितना ले रहे हैं, जो कांस्टेंट रहते हैं उनके केस में एक्टिव मास उनका मोल फ्रैक्शन ले रहे थे, और प्योर कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन इज 1। अच्छा सर कांस्टेंट रहे तो उनका मोल फ्रैक्शन क्यों लेना है? हाँ अच्छा ओके सर।
सर हमारे सिलेबस में अनप्योर वाले क्वेश्चन है क्या? सर, मतलब अब हमें तुम्हारे सिलेबस में हमारे सिलेबस में जिसमें अनप्योर दिया और फिर निकालना कहीं ऐसे नहीं है, क्वेश्चन सर। नहीं है। अगर इम्प्योर सॉलिड आ गया तब आप उसकी कंसंट्रेशन काउंट करोगे मोलैरिटी की फॉर्म में। इम्प्योर लिक्विड आ गया तब आप उसकी मोलैरिटी काउंट करोगे। जैसे सॉल्यूशन में सेम सिचुएशन हो जाएगी। यस सर। ओके, सर ये क्वेश्चन में एक्वस और सॉलिड ये सब दिया हुआ होगा। ये सब क्वेश्चन में मेंशन होगा, ये सब लिखे होंगे। अब चलते हैं उस सवाल पे जिस पे आर्यन कितनी देर से बेचारा बेचैन है। हेडिंग बनाना, मैथमेटिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फिर इम्प्योर के लिए क्या करना था? सिंपल इसकी तरह सॉल्यूशन की तरह ट्रीट करना है। सिंपल मोलैरिटी कंसंट्रेशन, ओके जैसे यहां कर रहे हो। अब आपको इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं? यहां पे 1 2 3 4 तरह का क्वेश्चन बनेगा। स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूं, ध्यान से समझना है। जितना मैं आज की क्लास में सिखा रहा हूं ये आपके जेईई मेंस के क्वेश्चंस हैं। फ्री के मार्क्स जो आपके नोट्स में से आपको मिलेंगे क्वेश्चन वहां पे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मान लो आपको किसी क्वेश्चन में ऐसे दे दिया, नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस गिव्स अमोनिया। इस रिएक्शन का जब यहां के कोफिशिएंट है 1 3 2, आपको बोला कि यहां का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, मान लेते हैं 10। अब वो आपसे ये पूछेंगे कि इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा। आपको पूछा कि इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है। आपको इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है। फर्क क्या है? सिर्फ इतना फर्क है कि आपने पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका कोफिशिएंट 2 6 और 4 हो जाएगा। शायद यही डिफरेंस आपको दिख रहा है। ऊपर वाली रिएक्शन और नीचे वाली रिएक्शन में आपने सिर्फ इतना काम किया, पूरी इक्वेशन को एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो सवाल हमने ये सीखना है, जब हम किसी रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अब उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पुरानी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कितना डिफरेंट होगा या वो क्या होगा। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट हैपेंस टू द वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम when we multiply the coefficients of a reaction with some number। तो मैं पहले आपको आंसर सिखा रहा हूं। आंसर इस रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम ओल्ड रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रेज टू पावर 2 होगा, यानी कि 10 रेज टू पावर 2। अगर आपने इस पूरी इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको पता है और अब आपने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा 10 रेज टू पावर 2, जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया। अगर आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो पहले थी उसकी रेज टू पावर वो नंबर हो जाएगी जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया। ये पहला कॉन्सेप्ट आपके माइंड में जाना चाहिए। रीजन अभी दूंगा क्यों, पर मार्क्स आपको यहां से मिलेंगे, वहां पर आपको कोई इसके रीजन नहीं पूछने वाला। ये सीखना है कि अगर किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको पता है, उसी रिएक्शन को आपने किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया आपने, अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पुराना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू रेज टू पावर दैट नंबर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहना चाह रहा हूं, मान लो ये रिएक्शन है PCl N2O4
डिसोसिएटिंग टू 2NO2। और मैंने कहा कि इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1। और अब मैं पूछ रहा हूं, बताओ इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा? तो आप बोलोगे कि सर K1 क्यूब, K1 क्यूब। जब आप किसी इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो वो पावर में आ जाएगा। सो ऑन मल्टीप्लाइंग with a number, let's say that number is X, to a given reaction, changes value of equilibrium constant to K1 raised to power K raised to power X। अब ऐसा क्यों होता है? Why? सर हाँ जी बोलो। अगर उसमें सर हमने सर मल्टीप्लाई किया हुआ सर, और वो सर पहला वाला इक्वेशन सर 2 से मल्टीप्लाई करने वाला, हाँ सर, और सर उसमें सर अगर हमें 2 से डिवाइड कर दिया आ रहा हूँ उस पॉइंट पे आ रहा हूँ। वेट, अगला पॉइंट यही है जो तू बोलने वाला है। मान लो आपको इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना, इस रिएक्शन का, तो आप लिखोगे कैसे? K1 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ NO2 at equilibrium raised to power 2 upon concentration of N2O4 at equilibrium raised to power 1। ऐसे लिखोगे ना, अगर मान लो मुझे Kc लिखना हो। यस सर। NO2 के कंसंट्रेशन का स्क्वायर और N2O4 की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन रेज्ड टू पावर 1। जब आपने इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस नई रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैं मान लेता हूं K डैश। तो K डैश आप कैसे लिखोगे? NO2 की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन रेज्ड टू पावर 6 अपॉन N2O4 की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन रेज्ड टू पावर 3। तो क्या मैं ऑब्वियसली इस नंबर को ऐसे नहीं लिख सकता? इसका क्यूब चेक करो। यस सर। यस सर। और ये नंबर K1 शायद अब आपको क्लियर हो गया कि क्यों हुआ क्यूब। क्या इसमें किसी को कोई डाउट? सर लेकिन बात तो वही हुई ना, मतलब जितना रिएक्ट कर रहा था उतना ही तो बन। दोबारा क्या सर लेकिन बात तो वही हुई ना, मतलब हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें वो तो सेम ही हो जाएगा। मतलब डिवाइड तो रिएक्टेंट भी उतना ही रिएक्ट करेगा, प्रोडक्ट भी उतना ही बनेगा। नहीं, वो बात अलग है। हम ये नहीं करें कि ये नंबर की वैल्यू बदल गई। वो नंबर जितना यहाँ है ना, अगर यहाँ इसकी वैल्यू कुछ भी है अल्फा, तो वो अभी भी अल्फा ही है। अगर इसकी वैल्यू बीटा है तो वो अभी भी बीटा ही है, बस पावर 3 आ गई है। यानी कि ये सारी चीजें सिर्फ कॉपी पे लिखने के लिए, इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। ऐसा कभी नहीं होता कि जब आपने कॉपी पे किसी रिएक्शन को मल्टीप्लाई किया तो प्रैक्टिकल कर रही फ्लास्क का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्यों हो गया। ऐसे नहीं होता, ये सिर्फ कॉपियों पे लिखने के लिए। इट हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, दिस इज जस्ट फॉर सॉल्विंग योर न्यूमेरिकल। अगर आप किसी कॉपी पे किसी रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या फ्लास्क में चलने वाली रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी? नहीं। क्या फ्लास्क में चलने वाली रिएक्शन का कुछ बदल जाएगा? नहीं। ये सिर्फ कॉपियों पे लिखने के लिए है।
इसका कोई रियलिटी में सिग्निफिकेंस नहीं। तो सर फिर ये सर? सिलेबस में क्यों है जब कोई मतलब अब पता लग सिग्निफिकेंस ही जाएगा, नहीं है? अभी पता लग जाएगा, पता लग जाएगा, पता लग जाएगा। जिस 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 चीज सबके लिए वैलिड है, सबके लिए। और ये केसी पर ही नहीं वैलिड, केपी पर भी वैलिड है। चाहे केसी हो, चाहे केपी हो, चाहे केपीसी हो, सबके लिए ये वैलिड है मैथमेटिक्स। अब मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूं, अब मैं उस बच्चे के लिए बात कर रहा हूं जिसने, वेट आर्यन, अब मैं उस बच्चे के लिए बात कर रहा हूं जिसने मुझे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि सर अगर हमने डिवाइड किया होता तो पॉइंट नंबर 2, when we divide an equation with some number, नेगेटिव पावर में चली जाएगी। बिल्कुल सिंपल, रूट हो जाएगा। वेरी गुड। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट becomes nth root of equilibrium constant of old equation. ऑब्वियसली अगर मेरे पास ये कोई रिएक्शन है, और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 10, लेट्स से फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन को अब मैं 4 से डिवाइड करने लगा ऑन बोथ साइड्स। डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 4, तो ये बन जाएगा 1/4 N2, 3/4 H2 gives 2/4 अमोनिया। क्या मैं ये बोल सकता हूं किसी इक्वेशन को 4 से डिवाइड करने का मतलब है किसी इक्वेशन को 1/4 से मल्टीप्लाई करना? अगर मैं किसी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो बेसिकली मैं इस पूरी इक्वेशन को 1/4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसका यही मीनिंग है ना 4 से डिवाइड करना। और हमने यही तो सीखा था कि नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो पुरानी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, रेज टू पावर दैट नंबर जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। जब आप 4 से डिवाइड कर रहे हो तो आप मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो? 1/4 से। तो अब मेरे लिए ये नंबर क्या बन जाएगा? ओल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 10 थी, K1 रेज टू पावर 1/4, यानी कि 4th रूट। अगर आपने 4 से डिवाइड किया तो उसकी पावर 1/4 हो जाएगी। 1/4 मतलब 4th रूट ऑफ K1 बन जाएगा। इसका मतलब अगर मैंने 3 से डिवाइड किया तो इसका मतलब मैंने मल्टीप्लाई किससे किया? अगर मैंने किसी क्वेश्चन को 3 से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई 1/3 से, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर 1/3 बन जाएगी। 1/3 इज कॉल्ड क्यूब रूट। तो हम वही बोल रहे हैं, किसी नंबर से डिवाइड करने का मतलब है जो भी अगर आपने किसी नंबर से डिवाइड किया n से, तो वो nth रूट ऑफ ओल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगी। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। अब अगला पॉइंट जो आएगा वो आर्यन को शांति देगा अभी यहां पे। मान लो ये कोई रिएक्शन है, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1, और आपको पूछा जा रहा है इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? आर्यन यही था ना तेरा सवाल? बोल। यस सर। आंसर आएगा 1/K1। 1/K1। जब मैं किसी रिएक्शन को रिवर्स करके लिख देता हूं तो जो मेरे लिए प्रोडक्ट है अब वो मेरे लिए रिएक्टेंट है, और जो मेरे लिए रिएक्टेंट था वो मेरे लिए प्रोडक्ट है। तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पुरानी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रेसिप्रोकल होगा।
नाउ व्हाई, आई थिंक आप अच्छे से जानते हो। इस Yes, रिएक्शन sir. का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप कैसे लिखोगे? K1 को कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया का स्क्वायर एट इक्विलिब्रियम डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ N2 एट इक्विलिब्रियम रेज टू पावर 1, कंसंट्रेशन ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम रेज टू पावर 3। और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखोगे? K डैश कंसंट्रेशन ऑफ N2 at equilibrium raised to power 1, concentration of H2 at equilibrium raised to power 3 divide by concentration of ammonia at equilibrium raised to power 2। अब इसका रिलेशन उससे देखो क्या फर्क है दोनों में। क्या ये नंबर इसका रेसिप्रोकल नहीं है? Yes, sir. तरीका तो यही है ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखने का। प्रोडक्ट वाले टर्म्स न्यूमरेटर में आएंगे, रिएक्टेंट वाले टर्म डिनोमिनेटर में आएंगे। प्रोडक्ट में हर कंपोनेंट का कंसंट्रेशन न्यूमरेटर में होगा और रिएक्टेंट में जो भी टर्म आएगी उसका कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट कंपोनेंट की कंसंट्रेशन डिनोमिनेटर में होगी। पर इस रिएक्शन को लिखने के स्टाइल में इसका कंसंट्रेशन, ये अमोनिया हमारे लिए प्रोडक्ट का रोल प्ले कर रही है तो वो न्यूमरेटर में आ गई। तो अब मैं बोलूंगा ये फॉरवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये इसी रिएक्शन की बैकवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज दिस। क्योंकि अमोनिया से N2 और H2 बैकवर्ड में बन रही है और फॉरवर्ड में अमोनिया बन रही है, तो इस रिएक्शन का फॉरवर्ड डायरेक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर ये है तो इसी रिएक्शन का बैकवर्ड डायरेक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये। इज दैट क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. अब इसका जब मैं बोल रहा हूं कि ये सब कॉपियों पे लिखने के लिए, आप एक बात बताओ, मैं कॉपी पे ना, मैंने बर्तन के अंदर नाइट्रोजन हाइड्रोजन डाली, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अमोनिया बन रही है। क्या मैं कॉपी पे जब रिएक्शन उल्टी स्टाइल में लिख दूंगा, क्या फ्लास्क में रिएक्शन उल्टा चलना शुरू हो जाएगी? नो सर। No, sir. उसको इससे कोई मतलब नहीं आप कॉपी पे किस तरीके से लिख के कैलकुलेशन कर रहे हो। ये सिर्फ कैलकुलेशन करने का तरीका है। रिएक्शन को उल्टा करना, सीधा करना, 2 से मल्टीप्लाई करना, इन नंबर्स को नहीं बदलेगा। ये नंबर की वैल्यू कभी नहीं बदलने वाली। जो इक्विलिब्रियम पर किसी की कंसंट्रेशन है, जो इक्विलिब्रियम पर इसकी कंसंट्रेशन है, जो इक्विलिब्रियम पर इसकी कंसंट्रेशन है, ये इसका मोहताज नहीं अपने कॉपी पे कैसे लिखा, आपने रिएक्शन किस स्टाइल में लिखी। नाउ द पॉइंट इज, फिर इसका सिग्निफिकेंस जब नहीं है कॉपियों पर लिखने के लिए, तो फिर क्यों कराते हो आप ये सब? यही था उस बच्चे का क्वेश्चन। अब उसका आंसर देखो, किस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इस कैलकुलेशन का आना जरूरी है। लेट अस राइट डाउन ए क्वेश्चन। पहले आप लिख लो, फिर वो बच्चा मुझे डांटेगा लिखने का टाइम नहीं दे रहे। लिख लिया? Have you noted, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Sir, 1 second. Yes, sir. अब इसमें एक और पॉइंट ऐड करना है, एक फोर्थ प्रॉपर्टी भी लिखनी। मैंने 3 प्रॉपर्टी बताई है। मान लो ये कोई रिएक्शन है, A gives B, 2A gives 3B। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1। और एक नई रिएक्शन है, 3C gives 4D, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2। और आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है 2A plus 3C gives 3B plus 4D,
इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना हो। अगर कोई आपसे ये पूछे कि ये एक रिएक्शन है, ये दूसरी रिएक्शन है, इस रिएक्शन को कैसे बनाया आपने, तो मैं कहूंगा रिएक्टेंट में रिएक्टेंट ऐड किया, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट ऐड किया, मतलब आपने दो इक्वेशन ऐड कर दी कॉपियों पे, बर्तन में नहीं रिएक्शन मिक्स हुए। अगर आपको ये पता कि ये एक रिएक्शन है और ये एक रिएक्शन है, अगर आप उस दोनों रिएक्शंस को ऐड कर रहे हो, रिएक्शन को ऐड करके लिखने का मतलब रिएक्टेंट में रिएक्टेंट ऐड करो, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट ऐड करो, तो अब इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा। तो आंसर है जिन दो रिएक्शंस को आप ऐड कर रहे हो ना, उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का प्रोडक्ट हो जाएगा। यानी कि अगर एक रिएक्शन, ये रिएक्शन दो स्टेप्स में हो रही है, एक स्टेप ये, एक स्टेप ये, तो दोनों स्टेप को ऐड करने से फाइनल स्टेप बना, तो फाइनल स्टेप का रिएक्शन इंडिविजुअल स्टेप्स के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन होगी। नाउ व्हाई, चेक इट। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या पैसे लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर 3 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर 2, क्या ऐसे लिखोगे? यस और नो? यस सर। अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखोगे? डी का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम रेज टू पावर 4 डिवाइड बाय सी का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम रेज टू पावर 3। एम आई राइट? प्रोडक्ट रेज टू पावर कोएफिशिएंट अपॉन रिएक्टेंट रेज टू पावर कोएफिशिएंट। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप कैसे लिखोगे? बी भी प्रोडक्ट है, डी भी प्रोडक्ट है, तो कंसंट्रेशन ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम रेज टू पावर 3, concentration of D at equilibrium raised to power 4 upon concentration of A at equilibrium raised to power 2 into concentration of C at equilibrium raised to power 3। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मैं इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये नंबर मिलेगा? यस सर। तो ओवरऑल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर आपको इंडिविजुअल स्टेप्स का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता है तो आप इसको यही लिखोगे K1 into K2, क्योंकि K1 की वैल्यू और K2 की वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से आपको यही मिलेगा, और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ओवरऑल रिएक्शन। मतलब जब भी कभी आपको कोई ये कह दे कि एक स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है और इनके कंबाइंड स्टेप ये है, तो कंबाइंड स्टेप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इंडिविजुअल स्टेप की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की टर्म्स में लिखना आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मान लो कोई आपको ऐसे कह दे कार्बन सॉलिड से हाफ O2 से रिएक्ट करके बनाया कार्बन मोनोऑक्साइड, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से हाफ O2 से रिएक्ट करके बनाया CO2, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2। और अब आपसे पूछा जा रहा है बताओ इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब आप बताओ इन दो इक्वेशन से आप ये इक्वेशन कैसे बना सकते हो? इन दो इक्वेशन को मैं ऐसा क्या काम करूं कि ये इक्वेशन बन जाए? चेक करके बताओ। एडिशन कर दें? यस सर। देखो हाफ प्लस हाफ 1O2 CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोडक्ट में भी है, रिएक्टेंट में भी है, और सेम कोएफिशिएंट 1 1 के साथ है, तो ये कैंसिल हो जाएगा अगर आप इनको ऐड करोगे। तो जब आप इन दोनों स्टेप्स को ऐड करोगे तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि सेम चीज रिएक्टेंट में, सेम चीज प्रोडक्ट में, सेम कोएफिशिएंट के साथ विल गेट सब्ट्रैक्टेड, तो ये कट जाएगी। अब बचेगा क्या? कार्बन सॉलिड हाफ प्लस हाफ 1 कोएफिशिएंट के साथ O2 और 1 कोएफिशिएंट के साथ CO2। प्रोडक्ट में प्रोडक्ट ऐड करना, रिएक्टेंट में रिएक्टेंट ऐड करना। अब जब आप दो स्टेप्स को ऐड कर रहे हो तो जो ओवरऑल रिएक्शन बनेगी, तो क्या रूल आपने सीखा यहाँ पे? बताओ क्या आएगा आंसर? मल्टीप्लिकेशन K1 into K2। K1 into K2। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको क्वेश्चन में ऐसा आ जाए, लिख लेता हूँ एग्जांपल। P4 solid O2 gas produces P4O6। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है मान लो 5, क्वेश्चन में दिया।
P4O6 solid plus O2 gives P4O10 solid और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया 8 और plus 6 10 balance. Now I am asking you, what is equilibrium constant for this reaction? चेक करके देखो कि इन दो इक्वेशन को क्या करने से ये इक्वेशन बनेगी। 40 Add. क्या आप इस चीज से कन्विंस हुए कि इनको ऐड करने से यही बनेगा? Yes, sir. When we will add it, who will get cancelled? P4O6. P4O6 ये रिएक्ट प्रोडक्ट में भी बना और ये रिएक्टर में कंज्यूम हुआ, तो ये चीज कैंसल आउट होगी। अब यहाँ P4 का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी 1 है, 3 + 2 5O2 है। P4O10 का कोफिशिएंट 1 है, 1 है। तो ये रिएक्शन आपको इन दो रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को दोनों रिएक्शंस को ऐड करने से ये रिएक्शन मिल रही है। तो अब हम बोलेंगे कि इसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा K1 × K2, लेट इट बी दिस इज K2, सो आंसर विल बी 40। अब मुझे ये बताओ, क्या आपको उस बच्चे को आप क्या आंसर दोगे जिसने थोड़ी देर पहले पूछा था जब ये सब कॉपियों पे लिखने के लिए तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? आपको जब दो रिएक्शंस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सपेरिमेंटली पता है तो आपको फिर इस रिएक्शन को एक्सपेरिमेंटली नहीं कराना पड़ेगा। Yes, sir. अगर आपने ये रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली करा दी और ये रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली करा दी, दोनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता है, और आपको किसी ने कहा कि इस रिएक्शन को एक्सपेरिमेंटली के इक्विलिब्रियम बताओ, आप बोलोगे चेक करने की जरूरत नहीं, इनके मिल गए, अब इनका प्रोडक्ट होगा। समझ में आया या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पर यहां पर एक चीज बहुत विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। अगर आपको इस K1 की वैल्यू तब मिली जब ये रिएक्शन आप 30 डिग्री पे करवा रहे थे, तो फिर K2 वाली वैल्यू भी तब है जब ये रिएक्शन 30 डिग्री पे हो रही है, और फिर ये रिएक्शन भी तब है जब 30 डिग्री पे हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर ये K इक्विलिब्रियम की वैल्यू उस रिएक्शन के 30 डिग्री टेम्परेचर पे आपने उस रिएक्शन को रन करवाया और इस रिएक्शन को रन करवाते भी फिर टेम्परेचर 30 डिग्री था, तो फिर इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी 30 डिग्री पे, क्योंकि मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि K इक्विलिब्रियम डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। आप ये कभी नहीं करोगे, ये रिएक्शन 50 डिग्री पे हो रही है तो ये K1 50 डिग्री पे, ये रिएक्शन 30 डिग्री पे हो रही है तो ये K2 30 डिग्री पे है, और फिर बोल दिया ऐड कर दो। नो, व्हाट इज द कंक्लूजन? क्या मैंने समझाया लास्ट में? ये पॉइंट समझाऊं मुझे, मैंने क्या बताया कि ये जो K1 K2 के इक्विलिब्रियम should be in constant temperature. जब भी आप जो भी ये सब पढ़ रहे हो, ये जो भी पढ़ रहे हो, आपने रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड किया, 2 इक्वेशन ऐड किए, ये सब कुछ आप तब कर रहे हो प्रोवाइडेड जिस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप पता कर रहे हो, तो ओल्ड रिएक्शन की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जिस टेम्परेचर पे रिकॉर्ड की है उसी टेम्परेचर पे आपने फाइनल रिएक्शन करवाई है। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. Clear. सर फोर्थ वाले पॉइंट में हमने 2a + 3c किया था, अगर हम उसकी जगह पे 2a + 4d कर देंगे तो फिर क्या होगा? हाँ, वेरी गुड, चलो आ जाते हैं। वो कैसे? अब ये देखो उस बच्चे ने क्या कहा। वेरी गुड, वेरी गुड। हु इज दिस इंटेलिजेंट? नाम बताओ। अरे बिल्कुल सही आंसर है, क्या नाम है? अर्जुन, वेरी गुड, शाबाश। इस बच्चे ने मेरे से ये बोला कि सर अगर हमने इस रिएक्शन में ऐसा किया होता 2a + 4d गिव 3b + 3c, तो पहले तो मुझे ये बताओ, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, इन दो इक्वेशन से मुझे ये बनाना है। तो पहले हमें इस रिएक्शन को उल्टा लिखना पड़ता, क्योंकि A में D ऐड करना है, रिएक्टेंट में रिएक्टेंट ऐड करना है, तो इस रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ता। और अगर आप इस रिएक्शन को रिवर्स करोगे तो क्या सीखा था? नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पुरानी रिएक्शन को रिवर्स करने से रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो मैं ये लिख दूंगा 4d गिव्स 3c का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 1/K2। अब आप इन दो को ऐड कर रहे हो,
सर K1/K2। वेरी गुड। और जब आप दो इक्वेशन ऐड करोगे, जब इस स्टेप और स्टेप को ऐड करोगे तो ये बनेगी। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 मल्टीप्लाई बाय इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विच इज 1/K2 हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू दैट स्टूडेंट जिसने ये क्वेश्चन पूछा था अभी? यस सर। किसी ने पूछा? ओके सर अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तभी तो होगा। अरे सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या हुआ, ये देखो। अभी जब आपने पूछ ही लिया सब्ट्रैक्ट करना, जब हम ये कहते हैं ना कि हमने सब्ट्रैक्ट कर दी ये इक्वेशन, सर सब्ट्रैक्ट किया तो भी हम रीअरेंज करके ये अरे यार मुझे बोलने दे, हो जाता है सर। मुझे बोलने दे, मैं पढ़ के आया हूं, मुझे भी तो इंप्रेशन मारने दे। जब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो लेट इट बी सब्ट्रैक्ट। तो अब ये रिएक्टेंट के साथ माइनस है ना, तो इसे प्रोडक्ट में भेज दो पॉजिटिव टर्म के साथ। वीडियो पॉज। मतलब ठीक है सर। नो सर ठीक है। ठीक है। तो जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो सी टर्म के साथ नेगेटिव साइन है इसको प्रोडक्ट में भेज दो तो पॉजिटिव साइन हो जाएगा। और डी टर्म के साथ नेगेटिव साइन है प्रोडक्ट साइड पे, तो डी को रिएक्टर में लाओ तो साइन चेंज हो जाएगा। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। यानी कि अगर आप किसी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो मतलब आप उसको उल्टा कर रहे हो। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे या माइनस साइन लगाओ, और रिएक्टेंट के साथ माइनस का मतलब वो टर्म प्रोडक्ट में चली जाएगी विद द पॉजिटिव साइन, और प्रोडक्ट वाली टर्म नेगेटिव साइन के साथ रिएक्टेंट में आएगी विद पॉजिटिव बनके। तो किसी रिएक्शन को उल्टा करने का मतलब ही यही होता है कि आप उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो किसी से। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। अब इस पे एक फुल फ्लैश्ड क्वेश्चन करते हैं। अब मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि आपको मुझे जितना मैथमेटिकल टूल्स सिखाने थे, केपी निकालने के, केसी निकालने के, उनको मल्टीप्लाई डिवाइड करने के, वो अब आप सीख चुके। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यूमेरिकल विद दिस। ओके, राइट डाउन द क्वेश्चन। हेलो सर। सर ये हाँ बोलो, जल्दी बोलो। सर ये P4 वाले एग्जांपल में वो P4 और 6 कैंसिल हो गया था, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। ठीक है सर। प्लीज अपना माइक ऑफ करो, जिसका भी माइक ऑन हो। सर तो हमें बचपन में जब इक्वेशन बैलेंस करवाते थे तो बोलते थे कि मल्टीप्लाई करने से कोई चेंज नहीं होता, तो फिर मतलब वो सही है कि मतलब सही है, बिल्कुल ये सही है, तो तब बिल्कुल सही है, वो सब सही है। राइट डाउन इन न्यूमेरिकल में। फॉर दिस रिएक्शन H2 गैस प्लस CO2 गैस, वाटर गैस plus carbon monoxide gas. For this reaction, equilibrium constant value is 4.4 at 2000 Kelvin. मतलब जो रिएक्शन आप ये करवा रहे हो ये 2000 केल्विन पे करवा रहे हो, और 2000 केल्विन पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 4.4 है। फॉर द सेकेंड रिएक्शन, दिस रिएक्शन, equilibrium constant is equal to 5.31 into 10 raised to minus 10 at 2000 Kelvin. ये सेकेंड स्टेप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें सेम टेम्परेचर पे दे दिया। टू कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस O2 give 2 CO2.
इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता करना है एट 2000 केल्विन। ये सवाल है। दिस इज द क्वेश्चन। फर्स्ट ट्राई योरसेल्फ, देन आई विल टीच। पहले आप ट्राई करो। सर अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो क्या इफेक्ट होगा? वेरी गुड, वो एक नया टॉपिक है। दैट विल बी न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। So 3.65 में 10 to the power 10. Okay. कुछ आया आंसर बच्चों? एक मिनट। सर 1/4.4 स्क्वायर इंटू 1/5.31 इंटू 10 to power 10। ओके ठीक है, देखते हैं। ओके यस सर। 1.20 into 10 to the power 10 minus 10. ओके, मान लेता हूं कि इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है x, मुझे नहीं मालूम, ये आइडेंटिफाई करना है। अब मैं इन दोनों स्टेप से ये इक्वेशन बनाने लगा हूं। कैसे? मुझे हाइड्रोजन गैस और CO2 गैस रिएक्टेंट में चाहिए, तो मुझे ये रिएक्टेंट में चाहिए और ये रिएक्टेंट में चाहिए। और अगर मुझे ये रिएक्टेंट में चाहिए और ये भी रिएक्टेंट में चाहिए, तो मैं दोनों को मतलब उल्टा कर दूंगा, क्योंकि मुझे H2 में CO2 ऐड करना है, तो H2 और CO2 ऐड करना है, पर मुझे ये दोनों रिएक्टेंट में चाहिए। तो मैं पहले इस रिएक्शन और इस रिएक्शन को रिवर्स करने लगा हूं, तो ये बनेगा, फर्स्ट इक्वेशन को भी रिवर्स कर रहा हूं, 2H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2 वाटर वेपर्स। और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अब बदल जाएगा, क्योंकि जब आप किसी रिएक्शन को उल्टा लिखते हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकल हो जाता है। तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया 5.31 इंटू 10⁻⁻10 का रेसिप्रोकल। क्यों मैंने रेसिप्रोकल किया? क्योंकि मुझे हाइड्रोजन और CO2 ऐड करना है, लेकिन इनको ऐड करना है वो ठीक है, पर ये दोनों रिएक्टेंट में चाहिए, जबकि मेरे पास ये दोनों प्रोडक्ट में दिखाए गए हैं। तो मुझे इन दोनों को रिएक्टेंट में लाने के लिए इस रिएक्शन को भी उल्टा लिखना है, इस रिएक्शन को भी उल्टा लिखना है। तो रिवर्स दिस इक्वेशन, तो ये रिएक्शन मेरे पास इस फॉर्म में आ जाएगी। और जब आप किसी रिएक्शन को उल्टा करते हो तो यहां का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकल हो जाता है। अब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा। क्यों ऐड करूंगा? जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो H2 प्लस CO2 ऐड होना चाहिए, वो यहां पे हो रहा है, और O2 कैंसल हो जाएगा। सो एडिंग द बोथ स्टेप्स, इन दोनों को ऐड करने से O2 रिएक्टेंट में और O2 प्रोडक्ट में दे विल गेट कैंसल्ड आउट। वाटर प्लस CO ऐड हो रहा है, और वही मुझे चाहिए यहाँ पे वाटर प्लस CO प्रोडक्ट। तो ये बनेगा 2H2 गैस प्लस 2CO2 गैस गिव्स यू 2 वाटर वेपर्स प्लस 2 कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। पर हमें ये पता है, जब हम दो स्टेप्स को ऐड करते हैं तो फाइनल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो बनेगा वो इन दोनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की प्रोडक्ट होगा।
1/5.31 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 1/x, क्योंकि जब आप रिएक्शन को रिवर्स करते हो तो रेसिप्रोकल होगा, रिवर्स करते हो तो रेसिप्रोकल होगा। पर ये आइडिया मुझे कहां से आया कि मुझे रेसिप्रोकल करना है? क्योंकि मुझे H2 और CO2 रिएक्टेंट में चाहिए, जबकि यहां H2 और CO2 रिएक्टेंट में नहीं थे, ये प्रोडक्ट में थे। तो इनको रिएक्टेंट में लाने के लिए मुझे रिएक्शन को उल्टा करना पड़ा, और क्योंकि H2 और CO2 ऐड करने हैं, तो यहां से हिंट मिला कि दोनों इक्वेशंस को ऐड भी करो। अब ऐड करने से ये इक्वेशन आ गई, पर मुझे ये इक्वेशन में 2 कोफिशिएंट दिख रहा है, जबकि यहां पर तो कोफिशिएंट 1 है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये इक्वेशन बनेगी। पर 2 से मल्टीप्लाई करने पर इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू स्क्वायर हो जाएगी। यानी कि अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो अब के इक्विलिब्रियम स्क्वायर हो जाएगा। और ये वही रिएक्शन है, ये इसका मतलब 4.4 का स्क्वायर इसके बराबर है। तो मैं ये लिख सकता हूं 4.4 का स्क्वायर इज 1/5.31 इंटू 10⁻10 इंटू 1/x। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 1/5.31 इंटू 10⁻10 अपॉन 1/4.4 का स्क्वायर। दिस इज द आंसर। बताओ, यही आया था आपका? यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. हमें ये देखना है कुछ जैसे, अब जैसे हम कभी क्या बोलते हैं, रूबिक क्यूब्स, देखो नाम रूबिक्स क्यूब। अगर मुझे रूबिक्स क्यूब के एक फेस पे सारे एक ही कलर के लाने हो, तो आप कुछ तोड़ मरोड़ के कुछ करते हो ना कि सारे एक फेस पे सेम कलर के आ जाते हैं। भाई आपको यहाँ करना है कुछ तोड़ मरोड़ के गिवन स्टेप्स को एक डिजायर्ड इक्वेशन बनानी है। पर ये ध्यान में रखना, जब आपने इसको रेसिप्रोकल किया तो साथ के साथ आपको पता हो रेसिप्रोकल करने मतलब रिवर्स करने से इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, वो भूल नहीं जाना लिखना। बच्चे क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं, पर ये लिखते ही साथ के साथ स्टेप्स, फिर बाद में भूल जाते क्या करना था। साथ के साथ जैसे इसको रेसिप्रोकल किया, जैसे इसको रिवर्स किया, इसका रेसिप्रोकल साथ के साथ लिखना। जैसे आपने इसको रेसिप्रोकल किया, रिवर्स किया, तो इसका रेसिप्रोकल साथ के साथ लिखना। फिर ऐड कर रहे हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगी। फिर देखोगे कि जो इक्वेशन आपके पास बन गई और जो गिवन उसमें क्या रिलेशन है। अगर ये वाली इक्वेशन आपके इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने पे आ रही है, तो फिर इसका स्क्वायर भी हो। अब ये दोनों इक्वेशन सेम हो चुकी है, तो अब आप वहां से x की वैल्यू निकाल सकते हो। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। एक लास्ट क्वेश्चन जिसपे मैं क्लास वाइंड अप करूंगा। सर एक डाउट है सर। 1 मिनट बस, एक क्वेश्चन करवाने दे, उसके बाद क्लास खत्म ही हो जाएगी, तो मेरे से तब भी पूछ सकता है। जल्दी से ये क्वेश्चन करके दिखाना। दिस इज फ्रॉम एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 फ्रॉम योर शीट। N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स अमोनिया, और यहां का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1। N2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स NO, यहां का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2। H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स वाटर वेपर। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K3। अब आपको बताना है फॉर दिस रिएक्शन इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा। तो हमें बेसिकली इन 3 इक्वेशन से ये बनानी इक्वेशन। मेरी नजरें हमेशा जाती हैं कि यहां पर जो बनाना है ना, जो इक्वेशन बनानी है फाइनली, जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ढूंढना है, उसके रिएक्टेंट कौन है। मैं देखता हूं अमोनिया रिएक्टेंट है, O2 रिएक्टेंट है, तो अमोनिया रिएक्टेंट में आनी चाहिए, अमोनिया रिएक्टेंट में नहीं है। तो यहां से मुझे समझ में आता है कि अमोनिया को उल्टा करो इस रिएक्शन। फिर मुझे NO प्रोडक्ट में चाहिए, वाटर प्रोडक्ट में चाहिए, NO प्रोडक्ट में है, वाटर प्रोडक्ट में, तो इनको उल्टा नहीं करना। फिर
ऐसे मुझे समझ में आ जाता है किसको रिवर्स करना किसको नहीं करना। मुझे अमोनिया रिएक्टेंट में चाहिए तो अमोनिया रिएक्टेंट में है, नहीं है अमोनिया को रिवर्स करना पड़ेगा। O2 रिएक्टेंट में चाहिए, ऑलरेडी है, यहां कुछ नहीं करना, इसे रिवर्स नहीं करना। NO प्रोडक्ट में है, बिल्कुल है, इसे रिवर्स नहीं करना। वाटर प्रोडक्ट में है, यहां भी प्रोडक्ट में है, तो इसे रिवर्स नहीं करना, मतलब फर्स्ट इक्वेशन को रिवर्स करो। तो जैसे मैं फर्स्ट इक्वेशन को रिवर्स करूंगा, अब मैं फर्स्ट इक्वेशन को रिवर्स करके लिखूंगा 2 अमोनिया गिव्स N2 + 3H2। अब यहां का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बन गया 1/K1। साथ के साथ लिखना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब मुझे अमोनिया का कोफिशिएंट 2 चाहिए, तो मुझे अमोनिया का कोफिशिएंट 2 है, तो डोंट वरी, मुझे इसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना। NO का कोफिशिएंट 2 चाहिए, वाटर का कोफिशिएंट 3 चाहिए, तो NO के कोफिशिएंट को 3 बनाने, NO के कोफिशिएंट को 2 ही रखना है, वही है, यहां भी वही है, कुछ नहीं करना इसको। वाटर के कोफिशिएंट को 3 बनाना है, तो अगर इसके कोफिशिएंट को 3 बनाना है तो इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वाटर का कोफिशिएंट 3 होना चाहिए। सो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और जब हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्यूब बन जाएगा। अब हमारे ये रेडी है, अब हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ इक्वेशन को ऐड। अब जब मैं ऐड करूंगा अमोनिया रिएक्टेंट में ही आ जाएगी, और कुछ कटेगा, हाँ N2 रिएक्टेंट में, N2 प्रोडक्ट में ये कट जाएगा, N2 रिएक्टेंट में, N2 प्रोडक्ट में ये कट जाएगा। हाइड्रोजन 3 कोफिशिएंट के साथ रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में 3 के साथ ये कट जाएगी। तो रिएक्टेंट में रिएक्टेंट ऐड करते हुए क्या मिलेगा, 1O2 and 3/O2, 5/2 O2, 1O2 3/2 O2, 5/O2, 2 ammonia gives 2NO plus 3 water। यहां तो प्रोडक्ट बचा ही नहीं कुछ, ये तो कट गया, क्योंकि आपने तीनों स्टेप्स ऐड किए हैं, तो तीनों स्टेप के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होंगे, K2 into K3 का क्यूब into 1/K1 इज फाइनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बताओ इसमें किसी को डाउट है? No, sir. तो विद दिस आई एम गोइंग टू एंड ऑफ द क्लास। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Thank you, sir. Okay. Thank you.